हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई क्लास के साथ। इकोनॉमिक्स की जर्नी जो हमारी चल रही है ये लगातार चलती रहेगी और इसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था पूंजी प्रधान तकनीकी और श्रम प्रधान तकनीकी। इसके बारे में मैं आपको बता चुका था। एक्चुअल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक्स की, उसका जो हल है इकोनॉमिक्स का, वो बीसीएस सर्किल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ना है। उसी कड़ी में ये सारी चीज़ें चल रही। आजकल मैं आते जाते सुनता हूँ, कहीं भी स्टूडेंट यूथ बैठे हैं तो वो सिर्फ करंट की बात करते हैं। वो करंट का ही जैसा माहौल बना लेते हैं, हर चीज़ करंट से ही जोड़ के देखते हैं। रियल मायने में ये है कि जैसे आपको मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो इकोनॉमिक्स में आप ये समझ पा रहे होंगे कि इसकी बेसिक क्या है, समस्याएं क्या हैं और करंट क्या होता है। जैसे इस समय बीसीएस सर्किल ऑफ पॉवर्टी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है सरकार को, जैसे उत्पादन को बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए एक परियोजनाएं चलाई जाएंगी, वो करंट होता है। लेकिन जैसे आप बेसिक को नहीं जानेंगे, आप करंट को पढ़ेंगे, यानी आप वही कर रहे हैं कि आप मूल चीज़ से दूर होते जा रहे हैं और उसके एप्लीकेशन पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। जब आप एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं तो आपको मूल चीज़ पता नहीं है, तो आप एप्लीकेशन को सिर्फ रटते हैं। और करंट एप्लीकेशन पोर्शन है, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इकोनॉमिक्स के पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में आपको समस्याएं पता चलती हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं किसानों की क्या समस्याएं हैं और किसानों के पास कितना पोटेंशियल है। वो पूरी इकॉनमी को लीड कर सकते हैं, इकॉनमी को पूरा मजबूत कर सकते हैं, लेकिन उनके पोटेंशियल को कहीं ना कहीं वोट बैंक की कारण जो है उनको दबाया गया है, जिससे उनके पोटेंशियल की उपेक्षा हुई है, जिस कारण वो अपना बेस्ट नहीं कर पाए हैं, बल्कि वो अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही जी रहे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि किसानी का काम करता हो तो उससे आप पूछें कि वो क्या कर रहा है, तो वो इतना उपेक्षित हो चुका है कि वो कहता है कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं कर रहा हूँ। यानी कि वो इतना जो है उपेक्षित है कि वो अपने काम को ही बताने में उसको हेजिटेशन होती है, जबकि उनके पास इतना पोटेंशियल है। मैं अभी आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो करंट का मसला ये है कि करंट जो है आउटकम होता है, यानी कि जो आपने मूल चीज़ें पढ़ी उसका एप्लीकेशन पोर्शन है। यदि आप सीधा एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपको मूल चीज़ नहीं पता है, तो आप पेपर को अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे और करंट आप सिर्फ रटेंगे। जैसे जैसे आपने बीसीएस सर्किल ऑफ पॉवर्टी देखा, ये सारी समस्याएं हैं इकोनॉमिक्स की। जैसे आप देख रहे हैं कि किसानों की क्या समस्या है, किसानों के पास क्या पोटेंशियल है। यदि आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि क्या ऐसा किया जाए जिससे इनके पोटेंशियल का अच्छा यूज हो, तो आप ये देखेंगे कि जो वहाँ की सरकार वही काम कर रही होती है और वही एक परियोजना आती है, उसी के बारे में लंबे चौड़े लेक्चर दिए जाते हैं। सही बात है, आप एप्लीकेशन पोर्शन को पढ़ें, लेकिन पहले मूल की जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे लोग मिसगाइडेड होते जा रहे हैं। सिर्फ करंट का ही एक वो चल रहा है। करंट एप्लीकेशन है, मूल चीज़ आप नहीं जानेंगे तो एप्लीकेशन को आप नहीं समझ पाएंगे, या फिर समझेंगे तो सिर्फ रटेंगे, क्योंकि आपको मूल चीज़ नहीं पता है। मैं आप लोगों को इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहा था कि पूंजी प्रधान तकनीक के बारे में मैंने आपको बताया था। पूंजी प्रधान तकनीक की कमी सबसे बड़ी ये है कि उसमें सिर्फ जो उद्योगपति है उसको प्रॉफिट होता है। क्योंकि कोई भी उद्योग आदमी लगाता है तो वो प्रॉफिट के लिए। पूंजी प्रधान तकनीक इसीलिए लाई जाती है कि लोगों का जो व्यय है, श्रम को जो यूज करके उस काम को करना रहता है, और उनके काम की कुशलता भी उतनी अच्छी नहीं रहती, क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं दे पाते। तो उनको चूँकि तकनीक बढ़ रही है तो यहाँ से श्रम को रिप्लेस करती है एक मशीन, और मशीन का ये है कि वो उसका आउटकम भी अच्छा रहता है, वो अच्छी क्वालिटी देता है, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये पूंजी प्रधान तकनीक का लिमिटेशन है। यद्यपि आप देख रहे होंगे
कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। यहाँ आप जापान में जाके देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, 10-10, 20-20 किलोमीटर की, उसको ऑपरेट कर रहे हैं सिर्फ 8-10 लोग, 20 लोग। क्योंकि सारा चीज़ वहाँ पे रोबोटिक है और सारी एकदम उसका मैन्युफैक्चरिंग जो क्वालिटी है वो बहुत ही सुपर्ब है। अच्छा, हमारे अंदर क्या क्षमता है कि मैं पूंजी प्रधान तकनीक को बढ़ाकर हम उसमें लोगों को, ये जो जॉबलेस ग्रोथ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था, जॉबलेस ग्रोथ जो चल रही है, इसको हम जॉब में क्रिएट कर सकने की क्षमता है क्या पूंजी प्रधान तकनीक में, जो कि शहरी क्षेत्र में पाई जाती है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में स्पेशली। तो आप ये देखेंगे कि जितना तकनीकी आगे बढ़ेगा उतना ही श्रम वहाँ से रिप्लेस होता जाएगा। क्योंकि जो उद्योगपति है उसे क्वालिटी चाहिए और उत्पादन की क्षमता बढ़ानी है और क्वालिटी के साथ बढ़ानी है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट कमाना है। इस कारण उसे जो है पूंजी प्रधान तकनीक की ओर जाना पड़ता है और तकनीक का जो लिमिटेशन है उसको समझते हुए आपको मैं बता रहा था कि श्रम प्रधान तकनीक ही एक ऐसा जिसके पास पोटेंशियल भी है और उसके पास ये क्षमता भी है कि जो ये जॉबलेस ग्रोथ चल रही है इसको ग्रोथ विथ जॉब की तरफ जाना, यानी ग्रोथ जॉब के साथ में जो है उसके अंदर क्षमता है कि आपको वो आपके लिए जॉब क्रिएट कर सकती है। और उसमें सबसे बड़ी क्षमता है कृषि क्षेत्र में, यानी प्राथमिक क्षेत्र के पास में। मैं उसके बारे में थोड़ा कल भी मैं कुछ बताया था, आज मैं फिर से उसी के बारे में शुरू करता हूँ। मैंने ये बताया था कि एक कृषि क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाने का जो तरीका है उसमें मैंने एक बताया था, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने लिया। देखिए, मैं अभी आपको कृषि के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को कंफर्टेबल कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के साथ। मैं जब सिलेबस पढ़ाना शुरू करूँगा तो मैं बताऊँगा एक चीज़ और समझ में आएगा आपको 10 चीज़, तो मैं वही चीज़ लाना चाह रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का सिर्फ यही तरीका है। देखिए, मेरा अंदाजे बयां थोड़ा सा अलग है। मैं आप लोगों को सिलेबस पकड़ा के डिक्टेट कराना नहीं मैं चाहता हूँ। मैं आप लोगों को ये चाहता हूँ कि पहले मैं सारे डायमेंशन थोड़ा थोड़ा आपके सामने खोल दूँ कि इकोनॉमिक्स की एक्चुअल समस्या क्या है, इसका हल क्या है। मैं आप लोगों को समस्या लिखूँगा, 2-4 हल तो आप ही बताते चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। मैं अभी कोई आपको ये एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। एग्रीकल्चर का मैं आपको सिर्फ एक आपका जो मैंने कहा था कि चारों तरफ का मैं आपका वो खोल रहा हूँ, मस्तिष्क खोल रहा हूँ कि आप सारी चीज़ें समझने लगें। जैसे मैं कोई एक टॉपिक लेकर उसको एक्सप्लेन करता और उसको ख़त्म कर देता वहीं पे, तो आप चूँकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि वो आप लिंक नहीं कर पाते। वो लिंक करने की जब तक आपको क्षमता नहीं आएगी तब तक आप इकोनॉमिक्स में कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं। तो मेरा जो तरीका है, मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे कंफर्टेबल होते चले जाएंगे इकोनॉमिक्स में। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगा ये सब्जेक्ट और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, धीरे धीरे और अच्छा लगता चला जाएगा। तो इसमें मैंने आपको पहला पढ़ाया था कृषि के अलावा। देखिए, कृषि तो एक है, कृषि आदमी कर कर के किसानों की स्थिति ये हो गई है कि उनका उत्पादन यदि बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए किसी साल उत्पादन बहुत अच्छी फसल हुई और अच्छा उत्पादन हुआ, तब भी किसान मारा ही जाता है, और उत्पादन खराब हुआ तब तो किसान मारा ही जाना है। यानी स्थिति यहाँ पे ऐसी बनी है ग्रामीण क्षेत्र की, हमारे किसानों की, किसान भगवान के तुल्य माने जाते हैं। एक तरफ किसान और एक तरफ जवान जो आपकी सुरक्षा के लिए बैठा है, ये दोनों आपके भगवान तुल्य हैं। लेकिन स्थिति ये है कि आप किसान अपने आप को बताने में कि मैं किसान हूँ, वो उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये स्थिति चूँकि हमारे यहाँ मैनेजमेंट की बहुत बड़ी समस्या रहती है,
हमारे इंडिया के लोग बाय नेचर करप्ट हैं और इनको मैनेजमेंट नहीं आता है, और हमारी इतनी पोटेंशियल को इन लोगों ने जो है इसका सही से सदुपयोग नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे कृषक के पास, हमारे किसानों के पास, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं। मैं आपको एक चीज़ आपके बारे में मैंने बताया था कि पशुपालन के बारे में समझिए। जैसे अभी क्या है, हमारे देश में स्थिति ये है कि हमारे यहाँ ऐसे जानवर हैं जिनकी इतना कम दूध देते हैं कि उनसे उस दूध की बिक्री से या उस दूध के जो वैल्यूएशन से इन पशुओं की ही देखरेख नहीं की जा सकती है। तो मतलब किसान उनको झेलता रहता है, उनको अपनी तरफ से एक तो उसका इनकम ऐसे कम, उसके बाद इन पशुओं का भी भरण पोषण करता है। क्योंकि किसान हमारा बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक सोचता है, बहुत भावनात्मक होता है, इसलिए वो अपने साथ अपना एक रोटी कम खाएगा लेकिन इनका पेट भरता रहता है, इतना भावनात्मक है। इसी भावना का किसानों के इसी भावना का ही हम लोग दुरुपयोग करते हैं। जो हमारे आका बैठे हुए हैं वो इस चीज़ का दुरुपयोग करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है। मैंने आपको एक डेटा बताया था कि आज़ादी के बाद से अभी तक जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन 200 गुना बढ़ गया है, लेकिन हमारे किसान भाइयों का केवल 20 गुना ही नहीं हो पाया है। तो आप सोचिए कि यदि अगर इस समस्या को, किसानों की समस्या को समझना है तो हमारे जो आका लोग हैं उनका वेतन इतना घटा के सिर्फ 20,000 कर दो, तब उनको इस सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी किसानों की समस्या क्या है। तो पशुपालन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पशुपालन में ये ज़रूरत है कि अभी जो हमारे पशु हैं उनमें नस्ल सुधार किया जाए, जिससे कि उनके दूध देने की क्षमता बढ़े। दूध की क्षमता बढ़ेगी तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यदि कोई गाय है जो 20 लीटर दूध देती है और कम से कम 50 रुपये लीटर तो दूध है ही है। अच्छा, इतना व्यवस्थित है, अपने देश में इतना स्कोप है, मैं इसको बता दूं तो ये दूध का जो आप कहाँ पे बेचेंगे, ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाए। आपने देखा होगा कि हमारा जो ये शहर ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा 50 से 60 किलोमीटर के आसपास में एक शहर आपको मिल जाएगा। छोटा शहर ही सही, लेकिन वो वहाँ पे उत्पादन नहीं करते हैं, वो बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्र के उत्पाद पर ही निर्भर रहते हैं। अगर यहाँ पे उत्पादन बढ़ाया जाए तो, चूँकि इसमें उत्पादन ही चूँकि इनके ऊपर किसी का नज़र ही नहीं है, तो हम लोग पाउडर के दूध खा रहे हैं। उनकी क्वालिटी आप देखते होंगे कि दिन पर दिन इतनी फर्जी खाद्य सामग्री पकड़ी जाती है, पता लगता है कोई पनीर है तो पनीर ही नहीं है, क्या है, मतलब इतनी गंदी चीज़ें लोगों को खाने को मजबूर हैं लोग। और वो ये इस चीज़ की डिमांड चाहते हैं कि हमको ग्रामीण क्षेत्र का शुद्ध दूध मिले, लेकिन वो किसी कंपनी का दूध पीने के लिए मजबूर हैं, जो कि वो दूध है कि नहीं है इस पे भी संदेह जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे 20 लीटर दूध दे रही है कोई गाय है इनकी, तो 1,000 रुपये इनका तैयार होता है। अब इस 1,000 में पर डे के मान लीजिए गाय के ऊपर इनको 200 रुपये खर्चा करना पड़ता है, तब भी इनको 800 रुपये बच गया। 100 रुपया और मान लीजिए इनका बीमा वगैरह करवा दिया जाए गाय का, कि इनके मान लीजिए कोई कैजुअल्टी होती है तो उस पर कंपनसेशन मिल सके इस कृषक को, तो 100 रुपया और ख़र्चा निकाल देने के बाद 700 रुपये इनका पर डे का बचत है। ठीक है, और यदि देखिए समस्या क्या है कि जैसे कोई कृषक है, किसान है, तो उसकी समस्या क्या है कि जैसे उसने दूध का उत्पादन कर लिया, जैसे 150 लीटर दूध हो गया, तो उसको बेचने जाने में भी दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें सरकार को सोचनी पड़ेंगी, सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं लानी पड़ेंगी। योजनाएं आती हैं सरकार की, यही है जो योजनाएं आती हैं, वही है आपका करंट। वो आप जो करंट पढ़ते हैं वो यहीं से निकलता है, लेकिन आप गुमराह हैं, मिसगाइडेड हैं कि आप करंट देखते हैं, मतलब आप
देखिए ये मूल है, एप्लीकेशन इसका शुरू होता है, लेकिन आप पहले एप्लीकेशन पे जाएंगे, मूल आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उस चीज़ को रटेंगे और एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप भूल जाएंगे, आपकी कलम नहीं चलेगी लिखने के लिए। क्यों चलेगी ही नहीं? इसलिए नहीं चलती है क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता है। आप बेसिक पढ़ेंगे, आप इन सारी चीज़ों को जानेंगे तो एप्लीकेशन, तो आप जब मैगजीन लेंगे, न्यूज़पेपर लेंगे, आप ऊपर देखेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। मैं वही चीज़ कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, मैं आपको सिर्फ कंफर्टेबल पोजीशन में ले जा रहा हूँ। इनका 700 रुपये बचा। यदि ये 5 गाय रख लेते हैं, और 5 गाय रखने के लिए चूँकि मेहनत का काम है तो उसमें व्यवस्था देनी पड़ेगी, और इनको एक, जैसे बहुत सारी योजना है, जैसे मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना के तहत लोगों को ये एमएसएमई डिपार्टमेंट की तरफ से जो मुद्रा योजना चलाई गई, उसमें यह है कि छोटे मोटे उद्योग के लिए उनको लोन देना। लोन तो छोटे लोगों को, जैसे वो बैंक में चले जाएं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, ये आप लोग समझ रहे होंगे अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो। उनकी स्थिति ऐसी है कि कोई कृषक को देख लेता है बैंक का एम्प्लॉई, तो वो ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो कोई जानवर से भी बदतर स्थिति में। देखिए सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम ये देखा जाता है कि वो बड़े उद्यमी को ही ढूंढते हैं, बड़े लोगों को ढूंढते हैं, उनको ज़बरदस्ती बुला के दे देंगे, लोन दे देंगे। इनको एक्चुअल समस्या से वंचित रह जाते हैं। यही इनकी उपेक्षा ही इनके लगातार जो है इनको होपलेस करती जा रही है। ठीक है, ये भी फिर धक्के खाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाते हैं और वहाँ पे 8-10 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, किसी तरह खाते पीते हैं, बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि 8-10 हज़ार में खुद नहीं खा पाते तो परिवार के लिए क्या भेजेंगे। तो ये सारी समस्याएं इन लोगों के साथ में आती है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी वहाँ शुरू हो जाती है, जीवन स्तर बहुत निम्न तरीके से जीते हैं, और फिर नकारात्मकता उनके दिमाग में आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी, जैसे 5 गाय इन्होंने ले लिया, 3500 रुपये इनका बचने लगा पर डे का, इसमें मान लीजिए इनका सब खर्चा निकाल के 1000 रुपये भी पर डे बचने लगा इस क्षेत्र से, सिर्फ पशुपालन से, तो इनकी एक जीवन स्तर ठीक होने लगा। अच्छा, जब ये देखिए शहर में जो है, शहर में लोगों के पास, सारे लोगों के पास, जो वहाँ के इस्टेब्लिश लोग हैं उनके पास अब डिमांड नहीं रही, बहुत डिमांड कम करते हैं, सिर्फ खाद्य सामग्री का ही डिमांड करेंगे, क्योंकि टीबी है, घर हो गया है, गाड़ी भी छोटी मोटी है, या फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है तो उनको गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो जो है संतृप्तता की ओर जा रहे हैं। संतृप्तता का मतलब ये होता है कि उनके पास लगभग सारी चीज़ें व्यवस्थित हो चुकी हैं और अब वो डिमांड उनके पास नहीं। तो डिमांड, अब जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनके उत्पाद जो होते हैं उनकी डिमांड कौन कर रहा है? शहरी क्षेत्र के लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन 2/3 ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। तो उनका जब ग्रोथ होगा तो वो डिमांड भी करेंगे, तो उनकी जो उद्यमी की समस्या बढ़ रही है उनकी भी समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि उनके उत्पाद का उपभोग करने वाले ये लोग भी हो जाएंगे। जैसे एप्पल आईफोन है, उसके उत्पाद को ये लोग तो यूज ही नहीं कर सकते। 80-85 हज़ार का फ़ोन है, ये कैसे यूज कर पाएंगे? तो इस फ़ोन को ये तभी यूज कर सकते हैं जब ये भी ग्रो करें। जब ये ग्रो करेंगे तो उसका कंज्यूम करने लगेंगे, तो इनकी भी समस्या खत्म हो जाएगी और इनकी भी समस्या खत्म हो जाएगी। अब आगे देखिए, पशुपालन हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, और मैंने आपको एकीकृत खेती बताई थी। इन सारी चीज़ों को आप ये ना समझिएगा कि इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप एक बार क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं फर्जी की चीज़ें नहीं पढ़ा रहा। मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो डिमांड है, जो क्वेश्चन पूछता है उसी के बारे में पढ़ाऊँगा। आप क्वेश्चन पेपर लेके आप उससे एनालिसिस करते रहें कि मैं क्या टॉपिक से हट के नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो कुछ है, जो आता है, लगातार पूछ रहा है, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मेंशन बहुत सारी चीज़ें संक्षिप्त लैंग्वेज में लिखने की वजह से यूपीएससी या पीसीएस लेवल के, तो वहाँ पे दिखता नहीं है, लेकिन जो दिखता नहीं है वो भी उसमें इंक्लूड होता है। तो वही सारी चीज़ें। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को कंफर्टेबल कर रहा हूँ, आप कंफर्टेबल होते जाइए। मेरे साथ 2-3 महीने का आप टाइम देंगे, आप बेहतर स्थिति में आएंगे और मेरे द्वारा पढ़ाया गया सब्जेक्ट आपको कभी भूलेगा नहीं, बहुत कम दोहराने की भी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया था एकीकृत खेती। एकीकृत खेती मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि आप पशुपालन और खेती
को अलग करके ना देखिए, एक ही है सब। ये सारी चीज़ें जितनी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये अलग नहीं है, सब एक जैसी हैं, इंटीग्रेटेड है, सब जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। आप ऐसा ना समझें कि खेती अलग है और पशुपालन अलग है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। कैसे? जैसे खेती किया आपने, खेती का जो बेस्ट होता है, खेती करने में भी पहले आप देखेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो खेती करने में भी जानवरों का योगदान रहता था। छोड़िए, अभी आप देखिए कि कृषि आपने किया तो कृषि का जो बेस्ट होता है वो जानवरों के काम आ जाता है, और जानवरों का जो बेस्ट होता है वो कृषि के काम आ जाता है। इस तरह से सब कुछ सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं जब आपको ये सिलेबस में पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को जो ये टॉपिक इंडिविजुअल आएगा तो मैं इसमें बहुत अच्छे से कंफर्टेबल कर दूँगा। और तीसरा है, आप खुद भी समझ पा रहे होंगे क्या क्या है इसमें। अब तीसरा, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, ठीक है। मत्स्य पालन, इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। भारत तकरीबन 6.4% का, पूरे विश्व का 6.4% उत्पादन भारत देश ही करता है मत्स्य का। और मछली उत्पादन जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ग्रामीण स्तर पे यदि प्रोत्साहित किया जाए, जैसे कोस्टल एरिया में जो समुद्र से फिशिंग होती है उसका तो एक डिमांड है ही है, लेकिन हमारे जो भीतर में तटीय क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्रों में, इनमें भी मत्स्य पालन का बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे पहले ये बहुत बजट का नहीं होता है, ये छोटे बजट का भी अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे को कहते हैं एक्वा फिशिंग। अब देखिए एक्वा फिशिंग आ गई। एक्वा फिशिंग जो है इसके बारे में करंट में छपेगा कि सरकार एक्वा फिशिंग के प्रमोट करने के लिए ये परियोजना, जैसे 2019 में इसके लिए मत्स्य पालन एक विभाग ही बनाया गया है, मत्स्य जो है मिनिस्ट्री एक बनाई गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो अब इसमें यह है कि छोटे बजट में भी मत्स्य पालन किया जा सकता है। इससे भी किसानों का चूँकि उत्पादन करेंगे और अपने लिए जो है एक अर्निंग करेंगे, तो और मत्स्य का डिमांड भी शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत होगा। तो इसके लिए भी सरकार को एक बनाना चाहिए जिससे इनका फिशिंग को प्रमोट किया जा सके। अच्छा, प्रमोट करने का प्रयास तो सरकार का हमेशा ही रहता है, लेकिन वो सिर्फ कागजी कहीं ना कहीं रह जाता है, जिसकी समस्याएं आपको देखनी पड़। अब मत्स्य पालन में आपने सुना होगा कि बहुत वैरायटी की जो है मछलियां पाई जाती हैं, जिसमें स्वराष्ट्रा, एक स्वराष्ट्रा है। स्वराष्ट्रा में एक स्थान है बिरावल। बिरावल की मछलियां लोग कहते हैं, चूँकि जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो जो है कहते हैं कि इसका बहुत डिमांड है सारी क्षेत्र में, और सारी क्षेत्र में क्या, पूरी दुनिया में इसकी, पूरे वर्ल्ड में वाइड इसका बहुत डिमांड है। और इसका स्वाद वगैरह का कुछ लेके होगा, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग हमसे जुड़े होंगे जो वेजिटेरियन हैं, वो इसमें अनकम्फर्ट होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये पढ़ाई के उद्देश्य से ही है। तो जो बिरावल की मछलियां हैं बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, जो लोग खाते हैं वो ऐसा कहते हैं, बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड वाइड ये। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। और चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, चौथा इसमें है बागवानी। बागवानी में फल भी आएगा, सब्जियां भी आएंगी, और फ्लावर भी, फूल भी आएंगे। इसमें फल, सब्जी और फूल। भारत जो है 54% टोटल विश्व का जो है टोटल उत्पादन का 54% उत्पादन करता है। लेकिन भारत के लोग बाई नेचर इतने करप्टेड हैं और इतनी ऐसी सोच है उनकी कि जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग आम आता है तो आम कैसे खाते हैं, उसको कार्बाइड से, जो व्यापारी वर्ग हैं कार्बाइड लगा के पका देते हैं
और उसके बाद हम लोग उसको खाते हैं और पक जाता है, उसके बाद खाते हैं। और इतना नुकसानदायक है कि समझिए आप अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करते हैं और एक्सेप्टेंस भी है, और वो एक अपराध भी नहीं माना जाता है। वो आपके स्वास्थ्य के साथ वो खेला जा रहा है, उसके बाद भी भारत में वो किसी प्रकार का अपराध नहीं है। आपको भी बता दें कि आम जो है वही 14-15 के आसपास, 2014-15 के आसपास एक बार आम भेजा गया था यूरोप में। तो यूरोपियन संघ चूँकि बहुत सशक्त है, बहुत वो लोग बड़े अच्छे, मतलब कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है और सोच के भी थोड़ा पॉजिटिव हैं और स्वास्थ्य को लेकर बड़ा सजग रहते हैं और जागरूक लोग हैं। तो वहाँ पे एक बार यहाँ के चूँकि लोग वही स्थिति जो अपने यहाँ वही वहाँ पे, तो उन्होंने कार्बाइड लगा के आम को भेज दिया था। तो उन्होंने भारत सरकार के ऊपर सैंक्शन लगा दिया और उसको डंप करा दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो मोदी जी ने जो है किसी तरह से जाके बातें की अपना डिप्लोमेटिक, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें हटी, हालांकि सैंक्शन हटा। तो ऐसे मतलब वहाँ वो लोग उस आम को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए, हम लोग उसी को खा रहे हैं। तो हम लोगों का स्वास्थ्य जो है वो अपने आप से हम लोग ऐसा बना रहे हैं और ये स्थिति और लगातार गंभीर होती जा रही है। तो फल का बहुत डिमांड है। जैसे आप सोचें कि हमारे यहाँ प्रतापगढ़ एक स्थान, एक ज़िला है प्रतापगढ़, वहाँ पे आंवले का बहुत अच्छी क्वालिटी का आंवले का उत्पादन होता है। आंवले का हब है और आंवला अमृत फल कहा जाता है, अमृत फल है वो। उसके इतने गुण हैं, इतने गुणवान है वो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए। लेकिन अभी फल आंवले का ही जो आंवले के उत्पादक लोग हैं, जो वहाँ के किसान हैं, वो भी इससे त्रस्त हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट आपको सिर्फ प्रतापगढ़ में कुछ छोटी छोटी मार्केट में मिलेगा, जिले स्तर में भी नहीं है। ये मतलब यूपी स्तर या भारत स्तर या विश्व स्तर की तो बात छोड़िए, ये अभी अपने ही मार्केट, जबकि इतना बड़ा हब है, बहुत अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे आंवला पाया जाता है। तो ये हमारी सरकार की जो है समस्याएं हैं। मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि किसानों के द्वारा इसमें अपने आप से इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है, लिया जाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हमारी ऐसी ब्यूरोक्रेट्स, हमारे लोगों में इतना करप्टेड लोग हैं। जैसे मैंने 1-2 बार आते जाते देखा था कि जैसे मान लीजिए कोई लेके जा रहा है, कोई उसका गाड़ी है, उसमें कोई आंवला ही ले लीजिए, आंवला भर के जा रहा है, तो उसमें आरटीओ साहब मिल गए रास्ते में। अब आरटीओ साहब को चूँकि ये पता है कि इसमें कुछ ना कुछ ओवरलोड होगा, थोड़ा ओवरलोड है, अगर इनसे मिल लेता है आरटीओ साहब से तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल वैलिड हो जाती हैं। या तो फिर आप उनसे अगर उनका चालान कर रहे हैं, उनको पनिश कर रहे हैं, तो आप उनसे दोनों भी कंडीशन में करें, या मतलब फिर पैसा ले के खुद से आप उनके ऊपर कार्रवाई ना करें। लेकिन होता ये है कि फल लेके निकले, ये आरटीओ साहब देख ही रहे थे और पकड़ लिए, इनको 10-20 हज़ार रुपये की पेनाल्टी कर दी है। पेनाल्टी वो मतलब सरकार के खाते में जाने वाली नहीं, वो खुद के खाते में आने वाली। तो खुद के खाते में आने वाली, ये 2-3 बार में इतने होपलेस हो जाते हैं कि ये कहते हैं कि वहाँ जाने से बेकार है, यहीं जो बिकता है बेच लो, नहीं तो उसको कटवा दो पौधा, फिर कुछ फल सब्जी उब्जी लगाओ या कुछ भी लगाओ। मतलब ये बड़े होपलेस हो जाते हैं, बहुत उपेक्षित होते हैं। तो ये समस्याएं हैं इनके साथ में। तो आप सोचिए कि ये जब तक सरकार इस पे इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक इन लोगों का कुछ हो नहीं सकता है। और इनको वोट बैंक समझा जाता है, तो सरकार को भी नहीं लगता कि इनको बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर ये इनके अंदर इकोनॉमिक्स आ जाएगी, इनके अंदर जो सोच आ जाएगी, तो फिर सरकार से इसी चीज़ की बात करेंगे। लेकिन अभी धर्म की बात, जाति की बात, इन्हीं सारी चीज़ों में ये लोग उलझे रहते हैं। इन सारी चीज़ों को ये इतने उपेक्षित हैं कि इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाते कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, मैं कितने ऊपर ले जा सकता हूँ। जो हमारे बच्चे यहाँ से कुछ पढ़ने लिखने के बाद और किसानी करके
एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाते हैं और धक्के खाते रहते हैं। 10 बाई 10 के कमरे में 10 लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति, जानवरों से बदतर स्थिति से इनको निजात मिल सकता है। लेकिन सरकार को इसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो ऐसी एक छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनसे इन लोगों को दूर करना पड़ेगा। प्रशासन को इनको उपेक्षित ना करके इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तब ये लोग हमारे लिए और हमारे देश के लिए जो एक पोटेंशियल इनके अंदर है, उससे हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लाइट चली गई है लेकिन डोंट माइंड, आप कुछ समझ में आना चाहिए। इसमें कोई थिएटर तो चल नहीं रहा है कि आपको बड़ा वैसा, ठीक है। ये फल का स्कोप आपने देख लिया है, ठीक है। अब आप देखें सब्जी के बारे में भी आप समझ रहे होंगे कि ये नकदी फसल जैसा होता है कि यदि अगर सब्जी का उत्पादन कहीं पे कर रहे हैं और अगर बढ़िया व्यवस्थित अगर सरकार सिंचाई का अच्छा जहाँ पे सब्जी उगाई जा सकती, स्पेशली जब जो बहुत नीचे वाली जगह हैं तो वहाँ पे उगाई नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पानी हमेशा भरा रहता है, तो वहाँ पे दिक्कतें हैं। लेकिन जहाँ किया जा सकता है वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। इस पे भी थोड़ा सा कौशल विकास केंद्र जो रहते हैं वहाँ पे इन लोगों को थोड़ा सा शिक्षित किया जाए, यहाँ पे इन लोगों को बताया जाए। तो आप देखते होंगे कि जैसे कौशल विकास की मैंने बात की, उससे संबंधित योजनाएं परियोजनाएं आती हैं। तो अब ये है एप्लीकेशन, यानी कि यही है करंट जो आता है यहाँ से आता है, ये आपको आना चाहिए। आप ये चीज़ समझ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कहाँ समस्याएं हैं। तो कहाँ समस्याएं हैं, तो वही जो समस्या होती है, वही जो एप्लीकेशन पोर्शन है, वही एक्चुअल में करंट होता है। करंट को आप अच्छे से लिंक कर पाएंगे जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। तो अब फूल का तो बहुत ही डिमांड अब बढ़ता जा रहा है। आप देखते होंगे 2 लोग आप मिलने जाएं तब भी आप उनको गिफ्ट कर देते हैं एक फूल। पहले लोग गिफ्ट दिया करते थे कुछ, उसमें कलम कापी अपना जो कुछ भी, अब लोग फूल दिया करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फूल का बहुत डिमांड है। आप देखें कि फूल इतना महंगा बिकता है, लेकिन फूल के लिए चूँकि ज़रूरत है कौशल विकास की, लोगों को थोड़ा सा अवेयर किया जाए, कृषकों को, तो फूल में भी बहुत अच्छा स्कोप है। फूल का शहरी क्षेत्र में वो जाके उसको बेच भी सकते हैं। शहरी क्षेत्र में जब बेचेंगे तो एक अच्छी अर्निंग होने लगेगी। अच्छा, ये जो मतलब कि श्रम प्रधान चीज़ें हैं, ये श्रम प्रधान तकनीक इसमें यूज होती है, तो इनके पास जॉब क्रिएट करने की क्षमता भी बहुत है। जो माइग्रेशन हो रहा है, गांव से लोग शहर की तरफ जाके अपने जीविका चलाने के लिए वहाँ पे जानवरों से बदतर स्थिति में हैं, वो खुद यहीं पे रह के अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। इससे जो वहाँ की बिल्कुल इतना ज़्यादा पॉपुलेशन शहरों में हो गया है कि बिल्कुल जैसे लगता है कि बोझ की तरह दब जा रहा है शहर, तो उस स्थिति से भी हम निजात पा सकते हैं जब इनको यहीं पे जो है रोज़गार मिल जाएगा। तो और बिल्कुल रोज़गार देने की क्षमता आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारी है। और ये सारी चीज़ें अगर किसान करने लगेगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि उसकी अर्निंग की स्थिति क्या होगी। आप शहर में क्या कमाएंगे जब ये सारी चीज़ें यहीं पे करने लगेंगे। अब 5वां चीज़, जैसे एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। अब आप समझिए, मधुमक्खी, आप देखते होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वो चीनी मिलाकर उसको जो है एक अच्छी पैकेजिंग करके बहुत महंगा बेचती हैं। शहर में अगर ओरिजिनल जो है शहद मिले तो क्या उसकी डिमांड नहीं होगी? उसकी डिमांड ऐसी है कि टूट पड़ेंगे लोग लेने के लिए। लेकिन एक्चुअल में समस्या ये है कि हम लोग उत्पादन ही नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कौशल विकास की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को सिखाना पड़ेगा, कृषकों को। तो उसके लिए कौशल विकास केंद्र होने चाहिए, जिससे लोगों को कुछ छोटी मोटी तकनीक देकर, छोटा मोटा सिखाकर, 2-4 दिन की ट्रेनिंग देकर वो अच्छा काम कर सकते हैं। इससे भी उनके अर्निंग का एक अच्छा, अब ये बहुत लंबी लिस्ट है, आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब एक है और मैं एक बता रहा हूँ, आपको भी बहुत चीज़ें
खुद से ही समझ में आ रही होंगी। जब मैं ये सिलेबस में अकॉर्डिंग में पढ़ाऊँगा तब फिर आप लोग और अच्छे से इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब एक है गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन। अब इसमें क्या आता है, इसमें मीट से रिलेटेड है, जो ये हैं जीव हैं इनके मांस से रिलेटेड है, वो भी एक अच्छा अर्निंग का साधन है, ठीक है, उससे भी बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। आप खुद सोचें कि जब ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे से इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होने लगे तो ये किस स्थिति में होंगे, और आप शहर में हैं आप किस स्थिति में हैं। इनका एक तो स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं भी इन लोगों की सही रहेंगी, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे से काम करेंगे तो स्वास्थ्य से भी ये अच्छे रहेंगे। एक बचत उनकी तो स्वास्थ्य से ही हो जाएगी। दूसरा, इतनी सारी चीज़ों का उत्पादन करेंगे तो अच्छे से वो खाएंगे पिएंगे, बढ़िया उनका अच्छा पॉजिटिव भी रहेंगे। दूसरी चीज़, एक अच्छा अर्निंग होने लगेगा। अब इनके अर्निंग से ये फिर उपभोग करने की चीज़ें भी, जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदना हुआ, मोबाइल खरीदना, घर अच्छे से बनाना, ये डिमांड करना शुरू होंगे। तो जो शहरी क्षेत्र में उत्पादन हो रही हैं सारी चीज़ें, अब शहर के लोग उनकी डिमांड करना कम कर दे रहे हैं, यानी कि शहर संतृप्तता की ओर जा रहा है, तो ये लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे। इनके डिमांड करने से उन लोगों की भी स्थिति ठीक हो जाएगी और इनकी भी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो इनके पास बहुत पोटेंशियल है, और इनके पास इतना पोटेंशियल है कि ये अपने साथ साथ पूरे देश का नक्शा बदल सकते हैं। लेकिन किसी ने इनके बारे में सोचा नहीं। इनके बारे में सोचते तो वोट बैंक थोड़ा सा उनका गड़बड़ होता, इसलिए वो जो है इनके बारे में कोई सोचता नहीं, क्योंकि ये बहुत भावुक लोग हैं, बड़े इमोशनल लोग होते हैं। इनको भावनाओं में ला के अपने हिसाब से सारी चीज़ें कराई जा सकती हैं। उसके बाद इनका अनादर करके इनको 5 साल के लिए छोड़ा जा सकता है। हमेशा कोई भी चुनाव आप देखते होंगे तो वो कहीं ना कहीं किसानों के इर्द गिर्द टहलता है। किसानों को प्रलोभन दिया जाता है, उनका कर्जा माफ़, ये माफ़, वो माफ़। कर्जा माफ़ आप थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद इनका जीवन 5 साल के लिए फिर से बर्बाद हो जाता है। इनको इकोनॉमिक्स, मैं तो कहता हूँ कि मेरे क्लास को सबसे ज़्यादा तो किसानों को ही सुनने की बहुत ज़रूरत है। वो कम से कम अगर क्लास मेरी सुनते हैं, ये सारी चीज़ अगर समझते हैं थोड़ा सा, तो वो अपने हक को और अपनी पोटेंशियल को समझ पाएंगे। तो उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मैं आपको इससे थोड़ा सा मैं दूसरे नंबर पे जाऊंगा, दूसरे नंबर पे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि क्या स्थिति है देश में एक्चुअल। जैसे देखिए, पूंजी प्रधान तकनीक जो है, जो मैं आपको कल पढ़ा रहा था, पूंजी, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको इंटरेक्ट करा दूं, सारी चीज़ें आप खुलता चला जाए, आप समझते चले जाए क्या समस्या है, तो उसका करंट यानी एप्लीकेशन पोर्शन भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। पूंजी प्रधान तकनीक, ठीक है। अब इनकी हम समस्याएं बताते हैं। जो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर हैं, इनके पास क्या क्षमताएं हैं मैं आपको बताता हूँ। इनके पास ये अपने लिए तो अर्निंग कर सकते हैं, जो बहुत बड़े उद्यमी हैं, कुछ एक लोग जो है अपने अर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं। अपनी अर्निंग तो वो बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि पूंजी प्रधान तकनीक का ही ये उद्देश्य ये होता है कि अच्छा प्रॉफिट कमाया जाए, ठीक है। बिना अच्छे प्रॉफिट के वो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इनके पास जो क्षमता है, ये जॉबलेस ग्रोथ करते हैं। ये ग्रोथ तो खूब करेंगे लेकिन जॉब नहीं होगा। जब जॉब नहीं होगा तो बिना जॉब के एक समाज में जो है अस्थिरता फैल जाएगी, उससे बहुत ही इंटरनल सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम होने लगेगी आगे। अब देखिए इनकी समस्या है क्या। अगर पूंजी प्रधान तकनीक को हम बढ़ाने की बात सोचें, जैसे हम जो अभी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पोटेंशियल बहुत सारा बता रहे हैं, क्या पूंजी प्रधान तकनीक से हम देश को नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बहुत आगे कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि क्या, अच्छा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे अपने यहाँ की 2 कंपनी है, वीडियोकॉन जो टीवी बनाती है, वीडियोकॉन और ओनिडा। क्या ये विदेशी जो कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग का हो गया, सोनी हो गया, एलजी हो गया, इन सारी चीज़ों से कंपीट करने की कहीं स्थिति में आपको दिखती हैं?
जहाँ तकनीकी का बात आ जाएगा हम लोग वैसे ही पिछड़ जाते हैं। तकनीक में हम विदेशियों से अच्छा नहीं कर सकते हैं, ना ही हमारे अंदर उतनी अच्छी क्वालिटी है। तो आप जैसे देखो कि मोबाइल है, हमारे यहाँ की भी कई सारी कंपनियां हैं जो मोबाइल बनाती हैं, जैसे माइक्रोमैक्स हुआ, कार्बन हुआ, और ये इंटेक्स वगैरह हुआ, ऐसे लावा हुआ, ये 3 4 5 कंपनियां हमारे यहाँ जो मोबाइल बनाती हैं। क्या इनकी कोई डिमांड है? इनकी डिमांड यही है कि कोई गलती से ले लिया तो ले लिया, और कोई ओरिजिनलिटी में या सोच समझ के नहीं लेता है इन फ़ोन को। क्यों? क्योंकि हमारी जो तकनीक है, स्वदेशी तकनीक जो है, विदेशियों से बहुत पुअर है। तो इसलिए पूंजी प्रधान तकनीक में हमारे पास ये स्कोप नहीं है कि हम लोग विदेशियों से कम्पीट कर सकें। हमारे पास जो क्षमता है, मैं वो आपको श्रम प्रधान तकनीक में हमारे पास क्षमता है कि मैं इन लोगों से बेहतर कर सकता हूँ। तो श्रम प्रधान तकनीक में, और श्रम प्रधान तकनीक यदि अच्छी होती है तो जो हमारे देश के का शहरी क्षेत्र बिल्कुल संतृप्तता की ओर जा रहा है, और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास पैसा ना होने की वजह से वो डिमांड की कमी कर देते हैं। चूंकि पैसा ही नहीं है तो डिमांड कैसे क्रिएट होगा? डिमांड नहीं होगा तो वो तो संतृप्त मार्केट है, तो उनके उत्पादन में दिक्कत होने लगेगी। उत्पादन नहीं होगा तो बेरोजगारी और बढ़ती चली जाएगी। आपको ये चीज़ें मैंने पहले ही बढ़ाई है, तो आप कंफर्टेबल हो रहे होंगे इस चीज़ में। तो अब आते हैं दूसरे नंबर पे। अब मुझे ये मैंने पूंजी प्रधान तकनीक का आपने लिमिटेशन समझ लिया, श्रम प्रधान तकनीक का भी आपने जो उसका पोटेंशियल है आपने इस चीज़ को समझ लिया। अब मैं आप लोगों को 1 नंबर में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने 6 7 पॉइंट आपको बताए हैं। जब मैं सिलेबस बताऊंगा तो और कुछ पॉइंट बताऊंगा। तब तक के लिए आपको होमवर्क है कि आप भी कुछ सोचा करें और कुछ सोचते हुए इसमें बढ़ाते जाएं। ठीक है। अब दूसरा है, आप मुझे गेस करके बताएं कि क्या होगा। अभी ये दूसरा है, उसके बाद तीसरा भी है। दूसरा में क्या है? अब दूसरे के बारे में बताता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। दूसरा है फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। देखिए मेरा लिखने में कहीं कुछ गलत हो तो वो आप लोग सुधार लिया करें। फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी बहुत बड़ी क्षमता है, और ये ग्रामीण स्तर पे यदि इन सारी चीज़ों को यदि इम्प्लीमेंट किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र मेरा बहुत ही समृद्धशाली हो जाएगा। आपने सुना होगा कि बहुत पहले जो है लोग सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जाते थे। उसके पीछे रीज़न ये था कि वो लोग कहते थे नौकरी मतलब नौकर। आपके पास क्या इतनी भी क्षमता नहीं है कि आपको किसी का नौकर बनना पड़े? आप अपना कुछ नहीं कर सकते हैं, चूँकि उनके अपने पोटेंशियल थे। अपने पोटेंशियल की वजह से, ऐसे ही सोने की चिड़िया हम लोग नहीं कहा करते थे। जो है सोने की चिड़िया होने के पीछे रीज़न है, क्योंकि उनके पास खुद का अपना था कि अपने से वो अपनी अर्निंग कर लेते थे। तो इसलिए वो दूसरे की नौकरी करना नौकर समझना होता था। अभी इसके बारे में समझिए कि खाद्य प्रसंस्करण में क्या होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये 1 फीट का कोई रॉड है, भारत उसका एक्सपोर्ट करता हो। जैसे मान लीजिए हम यानी भारत हों और कोई दूसरे देश को हम इंपोर्ट करते हों, एक्सपोर्ट करते हों। क्या? 1 फीट का लोहे का रॉड, ठीक है। 1 फीट का लोहे का रॉड मैंने उनको बेचा, तो किस आधार पे बेचेंगे? ये कितना केजी का है? मान लीजिए 1 केजी का है, ठीक है। 1 केजी लोहा मैंने एक्सपोर्ट किया किसको? चलो मैं कोई देश मान लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने किया फ्रांस को, ठीक है। फ्रांस को मैंने 1 केजी का एक रॉड मैंने एक्सपोर्ट किया, मतलब निर्यात किया, मैंने बेचा। कितने में बेचा? एग्जाम्पल है, 1 फीट रॉड यहाँ से बेचा नहीं जाएगा फ्रांस के लिए, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ फूड प्रोसेसिंग के लिए, यानी खाद्य प्रसंस्करण के लिए। 1 केजी का 1 फीट का रॉड मैंने फ्रांस भेजा, ठीक है। मैंने कितने में भेजा? लोहा जब मैं भेजूंगा तो लोहे की कीमत मान लीजिए 1 केजी 60 रुपया है, ठीक है। 60 रुपये केजी लोहा है, तो मैंने 60 रुपये का भेजा इसको। अब यहाँ पे उसने पता है क्या किया? फ्रांस ने उसको सेविंग ब्लेड बनाया। 1 केजी जो 1 फीट का रॉड है
और उसमें उसने बनाया 1000 पीस, 1000 पीस राड बनाया। और एक राड से 1000 पीस उसने सेविंग ब्लेड बनाई। और उस ब्लेड की कीमत, एक ब्लेड की कीमत रखा 3 रुपया। ऐसे ही होगा, 2-3 रुपया होगा। तो 3000 रुपये, उसने आपके 60 रुपये को 3000 रुपये बना दिया। और किया क्या? सिर्फ प्रोसेसिंग किया। क्योंकि भारत देश के लोग मोटा काम करने में महारत हासिल है, तो इसलिए इनको अर्निंग कम होती है। और जो महीन काम यानी महीन काम करता है उसको अर्निंग ज़्यादा होती। जैसे एक मैं उदाहरण और बताता हूँ। आपने सुना होगा, देखा होगा, मक्का की कीमत कितनी होगी पर केजी? मक्के की कीमत मान लीजिए, कम ज़्यादा जो कुछ भी हो, मैं 50 रुपये मान रहा हूँ, 50 रुपये, 100 रुपये मान लीजिए, छोड़िए, 100 रुपये केजी है, ठीक है। और आप जब पीवीआर में पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो जब वहाँ पे जब पॉपकॉर्न मिलता है तो वो कितने रुपए का मिलता है? कम से कम 250 रुपये का एक आता है। और आप लेके आते हैं उसको ऊपर करके, तो शो ऑफ करते हुए कि सब देखें कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ लेके आ रहा हूँ। इस स्थिति में थोड़ा ऊपर करके कि लोग उसको देखें। इतना हम लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। मानसिक गुलामी हम लोगों की कब जाएगी? मुझे तो नहीं लगता है कि जाएगी। इतने मानसिक रूप से, ये मानसिकता इतनी ख़राब है लोगों की कि वो ऊपर लेके आएंगे कि कुछ तो मैं हूँ, आप भी देखो। शो ऑफ करने में बड़ा विश्वास है उनका, ठीक है। 250 रुपये का वो इसमें खर्चा करते हैं। उसके बाद जब 250 रुपये खा लेंगे तो कहेंगे कि सरकार ने क्या किया। सबसे पहले स्पीच वही देने आएंगे जो 250 रुपये का पॉपकॉर्न खा के आएंगे। वही अपनी सबसे बुरी स्थिति बताते आएंगे, और बुरी स्थिति बताने के पीछे बहुत सारे तर्क देंगे। यही लोग हैं जो अपने शोषण के लिए स्वयं जिम्मेदार। अब होता क्या है कि 100 रुपये केजी का है ये। अब इसमें जो देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हमको लगता है 50 ग्राम रहता होगा। अब इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, 5 रुपये का पड़ा, 5 रुपये। अब इसमें और मान लीजिए 5-7 रुपये और लगता होगा पैकेजिंग वगैरह का। 10 रुपये के खर्चे को 250 रुपये में बदल दिया। ये किसने किया? खाद्य प्रसंस्करण के तरीके ने। खाद्य प्रसंस्करण से 10 रुपये को 250 रुपये में। किसान को कितना मिला? इसका 5 रुपया मिला। किसान को 5 रुपया मिला। 5 रुपया भी नहीं मिला होगा, इसमें तो कुछ बनिया खा लिए होंगे, ठीक है। इसमें किसान को सिर्फ मिला 3 रुपया, बिचौलियों ने 2 रुपया खा लिया होगा। इसमें 3 रुपया किसान को मिला और वो बिका 250 रुपये में। आप सोचें कि किसानों की स्थिति कहाँ पे है। यदि फूड प्रोसेसिंग का हम लोग जो है सरकार ग्रामीण स्तर पे इसको प्रोत्साहित करें तो किसानों की स्थिति एक मजबूत स्थिति में होगी। अब जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूँ कि एक आलू है, ठीक है, एक आलू है जिसकी कीमत कितनी होगी आपके हिसाब से? ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया, 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपये से भी कम ही बैठेगी। अब जब थोक के टाइम पे आता है 8 रुपये किलो आलू रहती है, 7 रुपये किलो, 7 रुपये 8 रुपये यानी 10 रुपये किलो मान लो। 10 रुपये किलो में कम से कम 15-16 आलू चढ़ती होगी। छोड़िए 15-16 नहीं तो हम कह रहे हैं 10 आलू चढ़ती हो। 1 रुपये की 1 आलू हुई कुल मिला के। अब ये जब एक आलू में कम से कम 3 पैकेट चिप्स बनता होगा। एक पैकेट चिप्स का कीमत 5 रुपया मान लीजिए, सबसे छोटी वाली 5 रुपया। तो यानी कि 1 रुपये को 15 रुपये में बदल रहे हैं। 1 रुपया बराबर 15 रुपया हो गया इनका, यानी कि 15 गुना प्रॉफिट हो गया। 15 में मान लीजिए 5 निकाल दीजिए, 10 गुना तो तुरंत ही बदल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसान के पास भी आ सकती हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सरकार को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इससे किसान की स्थिति बढ़ेगी। अभी आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी अपनाई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
इसको फिर बाद में केंद्र सरकार ने भी अपनाया। सीतारमण जी वित्त मंत्री जी ने भी अपने स्पीच में इसके बारे में जिक्र किया था। इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। खैर, वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी से ये एप्लीकेशन पोर्शन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी। अब आप इसी को रटेंगे। रटना इसलिए पड़ता है आपको क्योंकि आपने बेसिक समझा ही नहीं। वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी कहाँ से आई? खाद्य प्रसंस्करण से, या फिर यही किसानों की जो समस्याओं को दूर करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फूड जो आया, एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद, ठीक है, जो आया वो इन्हीं किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए ही प्रयास किया जा रहा है। कैसे कि यदि मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट को उनकी क्षमताओं के बारे में समझा गया। जैसे मैं कुछ लिस्ट आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मुरादाबाद में पीतल का उत्पादन होता है, पीतल का, उसको पीतल नगरी कहते हैं। अलीगढ़ का ताला मशहूर है। फिरोजाबाद का ग्लास वर्क। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से वो बहुत डिके हुआ है। आगरा लेदर वर्क और पेठा के लिए। मलिहाबाद आम के लिए। कन्नौज इत्र के लिए। वाराणसी सिल्क साड़ी के लिए। प्रयागराज अमरूद और कुंभ के लिए। भदोही कालीन के लिए। प्रतापगढ़ आंवले के लिए। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर क्षमता है। तो जिसकी जो क्षमता है उसी को और अच्छे से बढ़ाओ आगे। तो उनके यहाँ उत्पादन करने की क्षमता, उसी को प्रोत्साहित करिए। प्रोत्साहित करने से उन लोगों को काम में रुचि भी आएगी और वो उनको जब अर्निंग होने लगेगा तो अपनी क्षमता को और बढ़ाते हुए काम करने की तरफ जाएंगे। इससे देश के ग्रोथ में इन लोगों का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है। यदि भारत में इस तरह से हमारा उत्पादन बढ़ेगा इन श्रम प्रधान तकनीक से, तो हम लोगों को जॉब भी मिलेगा। और जो जॉबलेस ग्रोथ चल रही है, इससे हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। इससे यदि छुटकारा नहीं मिलेगा तो बहुत ही अस्थिरता फैल जाएगी समाज में। और इसको दूर करने का, जॉबलेस ग्रोथ को दूर करने का सिर्फ यही तरीका है कि हम श्रम प्रधान तकनीक को अपनाएं, जिससे लोगों को जो है जॉब मिल सके। क्या आप लोगों को यदि ऐसा लगता है कि सरकार मुझे सरकारी, देखिए समस्या ये है देश की कि लोग सरकारी नौकरी को ही नौकरी समझते हैं, बाकी किसी नौकरी को नौकरी समझा ही नहीं जाता है। तब ये तो समस्या कभी नहीं दूर होगी। अगर ये आप समझते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी है और कोई जितनी जो मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो नौकरी नहीं है, तो फिर आप नौकरी, मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझना चाहिए कि मैं किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा हूँ। यदि मैं किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा हूँ तो वो आपका रोजगार है। वो आपको, जो आपने आर्थिक क्रिया की है, जो अर्निंग हुआ है, वही एक जो है आउटपुट है आपका, वही आपका जो है रोजगार का आउटपुट आ रहा है। आप सरकारी नौकरी लोग करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको करना ना कुछ पड़े और वो एक मतलब कुछ ना करना पड़े और उसके एवरेज में उनको एक अच्छा सैलरी मिलता रहे। बाय नेचर चूँकि लोग करप्ट हैं, तो इनकी ये इस तरह की संकुचित मानसिकता होने के कारण देश इतना नीचे जा रहा है। अब आप समझिए, भारत की स्थिति के बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि भारत की स्थिति क्या है। इसके बारे में भी मैं जब बताऊँगा तो आप लोगों काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए, भारत की स्थिति ये है कि ये है एक्सपोर्ट, ठीक है, निर्यात कम है इंपोर्ट से। यानी कि हम लोग निर्यात कम करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब इससे समस्या क्या होगी? यदि आपका आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो जो कि आप जब आयात करते हैं तो रुपए की वैल्यू वहाँ पे नहीं होती है। रुपया क्या होता है? आप विदेशी मार्केट में रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। आपका ये 2000 की नोट, 500 रुपये की नोट की कोई वैल्यू नहीं है विदेशी मार्केट में। वहाँ पे वैल्यू है तो सिर्फ हार्ड करेंसी की। हार्ड करेंसी के बारे में बताऊंगा आपको, स्पेशली आप जान लें। हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जिसको पूरा विश्व में उसकी वैल्यू हो। उस करेंसी स्पेशली यूएस डॉलर को, यूएसए की जो डॉलर है उसको माना जाता है। यूरोपियन संघ का जो यूरो है उसको माना जाता है।
जापान का जो येन है उसको माना जाता है, यूके यूनाइटेड किंगडम का जो पाउंड स्टर्लिन है उसको माना जाता है, ठीक है। और रेमनीवी वहाँ का चाइना की जो करेंसी है वो भी हार्ड करेंसी है, रेमनीवी, ठीक है। ये 5 हार्ड करेंसी हैं, ठीक है। इनको जो है हार्ड करेंसी और गोल्ड, ये सारी चीज़ें जो है हर जगह मान्य हैं, तो अपने रुपए का कोई कीमत नहीं है। अब आप समझिए कि जब आयात आप ज़्यादा करेंगे, निर्यात कम करेंगे, तो यानी आपका विदेशी मुद्रा भंडार, जैसे जो यूएस डॉलर है वो आपका कम होता जाएगा, क्योंकि आयात ज़्यादा कर रहे हैं तो वहाँ पे यूएस डॉलर खर्च करेंगे, और निर्यात कम कर रहे हैं तो यूएस डॉलर वहाँ से कम आएगा। यानी कि आने की रफ्तार आपकी कम है और जाने की ज़्यादा तेज़ है। तो एक टाइम आएगा जब आपका विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा। वो तो अलग बात है कि किन्हीं दूसरे कारण से अपना विदेशी भंडार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इकॉनमी में ये बहुत गलत माना जाता है कि चूँकि आपका निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है, इससे विदेशी मुद्रा भंडार आपका घटता जाएगा, जिससे ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होगी। यदि हम लोग अपना उत्पादन ये बढ़ाएंगे तो इसको निर्यात करके हम एक अच्छा अर्निंग क्रिएट कर पाएंगे। इससे हमारा निर्यात भी बढ़ेगा और आयात तो बढ़ा ही है, उसको भी हम इसके सापेक्ष बैलेंस कर पाएंगे। आयात निर्यात लगभग बराबर हो जाएगा, तब हम लोग एक अच्छी कंफर्टेबल स्थिति में होंगे। या फिर प्रयास करना होगा कि निर्यात हमारा ज़्यादा हो, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ेगा। थैंक यू। मुझे लगता है कि आप लोग धीरे धीरे, चूँकि बहुत लंबी क्लास हो जाती हैं, अभी पढ़ाने को तो मैं इसी टॉपिक पे बहुत देर तक पढ़ाऊँ, लेकिन बहुत लंबी क्लासेज हो जाती हैं, तो मैं ये आप लोग धीरे धीरे, आप लोगों की आदत बन जाएगी जब ज़्यादा लंबी क्लास लेने की, तो मैं और आप लोगों का कमेंट आएगा कि मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, तो मैं और लंबी क्लासें और ज़्यादा पढ़ाऊँगा और विस्तृत करके हुए पढ़ाता चला जाऊँगा। मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो रहे होंगे इकोनॉमिक्स में। थैंक यू। आप मुझे सपोर्ट भी करें, शेयर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिससे मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँ आप लोग डायरेक्ट देख पाएँ और बिना क्लास मिस किए। क्योंकि इसमें 3-4 क्लासें जब बढ़ जाएंगी, आपके पास ज़्यादा हो जाएंगी, तो आप जो है फिर क्लास आपको ज़्यादा उसमें आपको काफ़ी देर पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उसको कम बैक करने के लिए। तो आप लोग रेगुलर जो है आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, और रेगुलर वीडियोस आप देख पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट करके जो आपकी क्वेरी रहा करे पूछा करें। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के सवाल का जवाब दे पाऊँ। वैसे मैं पढ़ा लेने के पास मुझे लगता है कि आप लोग इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि बहुत क्वेश्चन आपके दिमाग में रह नहीं जाएंगे। मुझे एक बार पूरा पढ़ा लेने दीजिए इकोनॉमिक्स, और उसके बाद आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। और मैं आपको कुछ लोग जैसे जो हम में जानने वाले हैं, तो वो शेयर मार्केट के बारे में भी हमसे चर्चा कर रहे थे। मैं कुछ क्लासेस ज़रूर लूँगा इस पर, लेकिन इकोनॉमिक्स में एक बार आप लोग कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद मैं शेयर मार्केट के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊँगा, जिससे आप लोग काफ़ी अच्छा उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, एक अच्छा निवेश कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।